एवरीवन, मेरा नाम कविता है और मैं यहाँ पर अपनी एक छोटी सी स्टॉक मार्केट की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। स्टॉक मार्केट की जर्नी शेयर करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे मैंने चीज़ों में परसीव किया। तो मैं एक बहुत ही लो इनकम फैमिली ग्रुप से आती हूँ। मेरे फादर की बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी और मैंने बहुत बचपन से ही देखा था कि पैसे की कमी होने की वजह से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। शायद मतलब बचपन में जैसे हर एक बच्चे का शौक होता है कई चीज़ों को खरीदने का, कई चीज़ों को कहीं हम जाते हैं तो उन चीज़ों को वो चीज़ें हमें मतलब आकर्षित करती हैं कि हम ये चीज़ें ले लें। बट मैं नहीं कर पाती थी और मैं नहीं ले पाती थी क्योंकि पापा की उतनी इनकम ही नहीं थी कि हम इतनी चीज़ें ले पाएँ। मैं पहले से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। मतलब मैंने हमेशा अपने क्लास की मैं टॉपर ही थी या टॉप 3 में ही आती थी, मोस्टली टॉपर ही थी हर क्लास में, बोर्ड्स में भी। और फिर मैंने इसलिए 9th स्टैंडर्ड से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और मैं 5th क्लास, 4th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और वहाँ से मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम की जर्नी शुरू हुई। मैं स्कूल भी जाती थी और फिर शाम को आने के बाद जब मेरी मदर ट्यूशन पढ़ा रही होती थी, मैं उनके साथ बाकी बच्चों को, थोड़े बच्चों को मैं पढ़ाती थी जो कि मेरे ही स्कूल से थे। इसमें मैं और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारी इनकम बहुत कम थी बट मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई के मामले में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनने पढ़ाने में मुझे और मेरे ब्रदर को पूरी एजुकेशन दी कंप्लीट, ताकि वो कितना भी चाहे उन्हें अपनी कोई भी विशेज़ नहीं पूरी कर पाए वो अपनी कुछ भी चीज़ें, पर हमारे लिए उनने बहुत कुछ किया। तो इसलिए मुझे था कि मैं उनके लिए भी कुछ अपनी और कुछ अगर ज़रूरतें हैं पूरी करने की, जैसे कि बुक्स, उसके बाहर मैं कुछ भी और चीज़ें नहीं लेती थी कि मुझे और कुछ फन एक्टिविटी करनी है या ऐसा कुछ भी है, वो चीज़ें मैं नहीं करती थी। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ पैसे कमाने चाहिए, अपने पापा की इनकम में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। मेरी ट्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो गई 9th क्लास से। मुझे आज भी याद है जो मतलब जो मेरा पहला ट्यूशन का फीस मुझे मिला था, अराउंड 200 रुपीज़ था। मतलब अभी सुनने में लगेगा कि बहुत कम पैसे हैं, पर वो मेरे लिए इतनी बड़ी मतलब शायद मैं बोलूँ कि मेरे लिए वो सबसे बड़ा अमाउंट था। आज मैं इतने लैक्स में और करोड़ में अर्न कर रही हूँ, बट वो अमाउंट जो है वो आई थिंक कोई भी उसके बराबर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी पहली इनकम थी वो। उसके बाद मैंने 12th किया साइंस ग्रुप से ही। मैंने कभी भी थ्रू आउट अपने स्कूल में कभी भी मैंने खुद कोचिंग नहीं लिया। मैंने सब कुछ सारी स्टडी खुद से की है, क्योंकि उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट मेरी स्टडीज़ में मैं क्योंकि बहुत ब्राइट थी, तो मुझे हमेशा से ही अच्छे मार्क्स मिले और इसकी वजह से मैंने 12th बोर्ड में भी एक्सेल किया और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिला। और फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं मैथ्स स्ट्रीम से थी तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। पर इंजीनियरिंग के लिए मैं बाहर जाके इंजीनियरिंग नहीं कर सकती थी, जो मेरा होम टाउन था मुझे वहाँ से ही कुछ करना था, क्योंकि हॉस्टल की फीस हुई वो सब मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे अपने होम टाउन से करना था और इंजीनियरिंग के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग भी नहीं की, जैसे बाकी लोग इंजीनियरिंग के लिए मेरे फ्रेंड्स में भी वो दूसरे सिटीज़ गए, उन्हें कोचिंग की कि हमें आईआईटीज़ में करना है, बड़े कॉलेजेस में और करना है, तो उसके लिए उन्हें ड्रॉप लिया, उन्हें कोचिंग की, पर मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मैंने कहा मैं खुद स्टडी करूँगी और इसके बेस पे जो स्टेट पे जो भी मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मैं दूँगी और उससे अगर मुझे कॉलेज मिल जाए। तो मैंने सिर्फ़ वो मुझे याद है कि 12th के बाद मार्च का एग्ज़ाम खत्म हुआ था और उसके बाद सिर्फ़ मैंने 3 महीने की पढ़ाई की थी, क्योंकि जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, जून या जुलाई में, और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो मुझे सेकंड नंबर का कॉलेज मिला मेरे स्टेट में। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी। तो इंजीनियरिंग करने के लिए जो कॉलेज मैंने चुना वो मैंने देख के, मुझे एक्चुअली शायद मेरे ग्रेड्स की वजह से वो कॉलेज मुझे मिल गया, सेकंड नंबर का कॉलेज था और वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाय बस का ट्रैवल था। तो मोस्टली जो भी उस कॉलेज में पढ़ते थे वो वहाँ के हॉस्टल में ही स्टे करते थे, क्योंकि हर रोज़ 2 घंटे ट्रैवल करना मॉर्निंग में, फिर वापस 2 घंटे, लाइक 4 आवर्स का आपका ट्रैवल हो जाता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास इतनी हमारी इनकम नहीं थी कि मैं हॉस्टल में रह के और हॉस्टल का फीस फिर अलग से अफोर्ड करूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग की एक अलग फीस होती है और फिर हॉस्टल की फीस मैं अफोर्ड करूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से रह के ही
अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी, तो मैंने इंजीनियरिंग 4 साल अपने घर से मैं ट्रैवल करती थी, तो मैं सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे से निकल जाती थी घर से, 9 बजे का कॉलेज होता था। वहाँ पर जाने के बाद मैं कॉलेज से आने के बाद बट मेरी जो ट्यूशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी स्कूल टाइम से, वो मैंने छोड़ा नहीं। वो मेरी जर्नी अभी भी थी और मैं अब 10th-12th के बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो मैं कॉलेज से आने के बाद जब मैं 6 बजे तक घर आ जाती थी, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे होते थे। तो मैं उनको 2 ढाई घंटे पढ़ाती थी। आफ्टर 8:30 मेरा जो भी नॉर्मल रूटीन में अपनी अगर मुझे कुछ स्टडी करनी है, डिनर वगैरह, और मेरा रूटीन ऐसा था और ऐसा 4 साल तक चलता रहा। मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे शायद पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसको पढ़ाई करके मुझे एक जॉब लेनी है। इससे ज़्यादा बड़ा मतलब अगर कोई कहे कि मैंने बहुत बड़े सपने देखे और बहुत कुछ अचीव कर लूँ, इतना कुछ नहीं था मुझे। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पता था, और वो मुझे जॉब से मिल सकता है। इसलिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग में भी अपना 100% दिया कि मैं कैसे एक अच्छा जॉब ऑफ़र ले सकूँ। लास्ट सेमेस्टर में जो होता है 4th ईयर में मुझे जॉब मिली, ऑफ़र लेटर मिला कंपनी से, आईटी कंपनी से, और वहाँ पर उस टाइम ऑफ़र लेटर मिलने के बाद उनकी जो जॉइनिंग है वो डिले हो गई। तो उनकी जॉइनिंग मतलब जुलाई में मैं पास आउट हो चुकी थी और उनकी जॉइनिंग में डिले हो गया था और उनकी तरफ से कोई ऑफ़िशियल ईमेल नहीं आ रहा था कि कब जॉइनिंग करना है। तो वो फिर से मेरा एक सेटबैक पॉइंट हुआ। बट मुझे था कि मैं बैठ नहीं सकती, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो ट्राई करना है। तो मैं पुणे पहुँच गई। तो पुणे जाने के बाद, क्योंकि पुणे जाने के बाद ही ये चीज़ हुई कि उनकी जॉइनिंग में थोड़ा डिले है और शायद अब हम थोड़े दिन बाद शायद वो ऑफ़र भेजें, बट पुणे अपने आप में एक कॉस्टली सिटी है। लाइक आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपका स्टे है, आपका खाना-पीना है, एक आप तो आपको मंथली एक मतलब अगर आप 10-15,000 भी आपको चाहिए है, अब स्टे करने के लिए। तो पुणे जाने के बाद फिर मैंने सोचा बैठने से अच्छा है मैं कुछ ट्राई करती हूँ, कुछ और जॉब्स के लिए ट्राई करती हूँ। तो उस टाइम तो आईटी के तो ऑफ कैंपस चल रहे थे, जो कैंपस आते हैं, आप बाहर जाके वॉक इन करते हैं। बट उससे पहले इंस्टेंट जो मुझे जॉब मिलनी थी, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैंने कॉन्वेंट से पढ़ाई की, तो मेरी इंग्लिश के लिए मैंने बीपीओ में अप्लाई किया और मुझे बीपीओ में जॉब मिल गई। और फिर मैंने बीपीओ में मैंने यूएस का शिफ्ट ही लिया था ताकि मेरी रात की जॉब हो और सुबह जो है मैं अपनी नॉर्मल अदर कंपनीज़ के लिए मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूँ और उस वो प्रिपरेशन मैं कंटिन्यू कर सकूँ। और ये 3 महीने तक चलता रहा पुणे जाने के बाद, और 3 महीने के विदिन मुझे एमएनसी से ऑफ़र आ गया, दूसरी एमएनसी से, जहाँ मैंने जहाँ पर दिया था जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ऑफ कैंपस रिटर्न और मतलब उनका इंटरव्यू, तो ऑलमोस्ट वहाँ पर 8,000 बच्चे आए हुए थे, मतलब 8,000 ग्रेजुएट्स आए थे जो कि पहले के भी पास आउट थे। तो मुझे उनको पहली बार तो देख कर लगा कि 8,000 लोग आए हैं, पता नहीं इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ऐसा बाहर मतलब से, बट मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। तो मुझे इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ में जॉब मिली और मुझे 25,000 पर मंथ की जॉब मिली। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे अब एक लग रहा था कि मुझे एक कहते हैं ना कि आपको एक दिशा मिल गई, आपको जो करना था, आपने इंजीनियरिंग की, आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी, और वो भी इंडिया की ऑलमोस्ट एक सेकंड नंबर की मतलब हाई रैंकिंग कंपनी है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत फ्रेशर्स हैं जो जाना चाहते हैं और वो मुझे मिल गई। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे जॉब मिलती है, तो मैं अपनी जॉब जॉइन करती हूँ। विदिन अ मंथ उनका जॉइनिंग सब कुछ स्टार्ट हो गया। मैं वहाँ पर से ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो गई जॉब में, और ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं नॉर्मल जो भी आपका वर्क होता है कंपनी के अंदर, वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहा 1 डेढ़ साल तक। तो 1 डेढ़ साल तक कंपनी में काम करने के बाद एक दिन मतलब सडनली ये हुआ कि मेरी जो क्यूबिकल मेट थी, वो दूसरी जगह से एक ब्रोकर फर्म में पहले काम करती थी। उसने मतलब थोड़ा बहुत काम किया था और फिर वो इन्फोसिस में आई। तो इन्फोसिस में वो मेरी क्यूबिकल में ही बैठती थी और मैंने उसको देखा कि वो स्क्रीन पे कुछ तो कुछ पंच कर रही है, मतलब काइंड ऑफ मुझे वो चीज़ नहीं पता थी कि ये चीज़ें होती क्या है। मतलब मैंने शायद स्टॉक मार्केट नॉर्मली ऐसे सुना हुआ, बट ये क्या होता है, आपको कोई टर्मिनल मतलब आप कुछ करना होता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ें क्या होती हैं? तो मेन जो स्टॉक मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस होना है, तो वो पॉइंट था जब मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ होती है। ये मेरा फर्स्ट कह सकते हैं कि पहली बार मुझे चीज़ों के बारे में पता चला। तो मैंने उससे पूछा
कि ये क्या चीज़ें हैं, तो उसने मुझे बताया कि हम स्टॉक्स जो है वो खरीदते हैं और मार्केट में ही हम स्टॉक्स बेच देते हैं। तो उसमें जो डिफरेंस होता है, जितने में हमने खरीदा और जितने में हमने बेचा, वो जो मिलता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो मुझे पहली बार में ही सुन के लगा, क्योंकि इसमें फिर से अगेन पैसा एसोसिएटेड था, मनी एसोसिएटेड था, तो मुझे लगा ये तो कुछ हम इससे अर्न कर सकते हैं ना इसका मतलब। तो उसने कहा हाँ, हम इससे अर्न कर सकते हैं, तो हम स्टॉक्स लेंगे और फिर शाम को बेच दिया करेंगे। तो वो पहली बार था जो मैंने उसको कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ करूँगी, मतलब मेरे पास पैसे तो ऐसे नहीं है, बट हम छोटे-छोटे कुछ स्टॉक्स लेंगे और बेच दिया करेंगे इंट्राडे में। उसे इंट्राडे किया कहा जाता है, जिसमें हम मॉर्निंग में कोई स्टॉक हमने ले लिया और फिर हमने निकाल दिया। तो मैंने कुछ दिन तक उसके साथ ये किया, मतलब थोड़ा बहुत, बट मतलब मुझे उसके अलावा कुछ नहीं पता था कि हम ले क्यों रहे हैं, हम इसे बेच क्यों रहे हैं, क्या होता है? बस मुझे ये पता था, अच्छा इससे मुझे ₹100 मिल गए या इससे मुझे ₹150 मिल गए, जितना भी मैंने लगाया इसमें मुझे इतना पैसा मिल गया, तो मुझे बस वो अमाउंट दिखता था। तो उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मैं सोचूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल गई है तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत छोटा अमाउंट जितना भी मुझे मिल सकता है, मैं उसमें मुझे खुशी हो रही थी कि मुझे ये चीज़ मिल सकता है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे कंपनी में मेरा काम बढ़ गया, प्रोजेक्ट्स आने लगे, तो उसमें काम करने लगी, तो ये चीज़ मेरी स्टॉक मार्केट की चीज़ पूरी साइडलाइन हो गई। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं क्या करूँ? मतलब ठीक है 25,000 सैलरी मिल रही है, बट इससे मतलब वो चीज़ें नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सको, तो कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही है। फिर मुझे पता चला कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में होते हो, तो आप अगर बाहर के लिए ट्राई मतलब विदेश जाते हो, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो विदेश का जो चीज़ थी वो मुझे वहाँ पर पता चली और फिर मैंने वहाँ के उसके लिए ट्राई करना शुरू किया। तो कंपनी के अंदर ही मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया और उसमें मेरी कंपनी ने मेरे लिए वीज़ा, जिसे अमेरिका का वीज़ा फाइल करना शुरू किया कि हम आपको अमेरिका भेजेंगे, तो उसके लिए मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। और क्योंकि मैं यहाँ पर थी, तो जब तक मेरा वीज़ा नहीं हो जाता, तो अमेरिका के अंदर मेरा एक डमी आप कह सकते हो, एक किसी को रिप्लेसमेंट जैसा वहाँ पर बिठा रखा था। बट क्योंकि काम मैं यहाँ पर करती थी इंडिया में, तो मेरा ये था कि मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने मुझे बोला था कि आपको उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रखा है, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे उसे हम वहाँ से हटा देंगे। तो आपको सारा उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है जो काम मैं कर रही थी यहाँ पर कंपनी के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं नॉर्मली कंपनी में जितना भी मेरा वर्किंग आवर्स है वो मैं करती ही थी। फिर यूएस का जो टाइम था, यूएस के टाइम में मैं उसे मतलब मैं फ़ोन पे मतलब हम नॉर्मल कॉल्स पे रहते थे, मैंने उसे बताया। इस बीच मेरा वीज़ा फाइल हुआ और मेरे वीज़ा कंपनी ने मेरे 4 बार यूएस वीज़ा लगाया और चारों बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मतलब ये इतना बड़ा एक मैं कह सकती हूँ कि लक, मैं कभी नहीं कहूँगी कि लक ने कभी मेरा साथ दिया है। तो 4 बार मेरा वीज़ा लगा यूएस का। तो आपको अगर पता होगा कि यूएस में नॉर्मल लॉटरी सिस्टम होता है, तो लॉटरी में अगर आपका नहीं आता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो 4 बार कंपनी ने किया, चारों बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इस पर कई बार मेरे मैनेजर्स भी मुझे कहते थे कि तुम मेहनत तो कर रही हो, बट तुम्हारा वीज़ा नहीं है, आई थिंक तुम्हें अपना नेम थोड़ा बहुत चेंज कर लेना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करवा लो अपने नेम पे, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारा वीज़ा लग जाए। क्योंकि हमने नहीं देखा कि हमने 4 बार इतना ट्राई भी हमने किसी के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए हमने किया और ये वीज़ा नहीं लगा। फिर वो एक सेटबैक था। फिर मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं? वीज़ा तो लगा नहीं, यूएस मतलब अमेरिका में जा नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, बट क्या करना है, मतलब और कुछ करना है। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में के अंदर थी, कंपनी में कोड मैं कर सकती थी। तो मुझे पता चला कि गूगल प्ले स्टोर में आपकी जो ऐप्स होती हैं, तो उससे गूगल की तरफ से आपको पैसा मिलता है। अगर आपकी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर में प्लेस्ड है, तो आप अगर ऐप लॉन्च करते हैं, तो आपको पैसा मिलता है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसे एंड्रॉयड कहते हैं, तो एंड्रॉयड के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैंने एंड्रॉयड में कोड करना स्टार्ट किया। ये मैं साइड में करती थी, कंपनी का काम तो मेरा अलग था, वो मेरा बिल्कुल एक अलग टेक्नोलॉजी पे था, तो वो मैं अलग करती थी। ये मैं सिर्फ़ अपना घर पे आने के बाद ये एक्स्ट्रा काम करती थी और एंड्रॉयड में मैंने ऐप्स बनाए, मतलब गूगल प्ले स्टोर में मैंने ऐप्स डाले। मेरे 30 ऐप्स थे,
जो कि नॉर्मल, मैं थोड़ा बताऊँ, कैमरा ऐप जैसे ऐप्स थे जिसमें आप कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करके आप कर सकते हैं पोस्ट। तो मेरे उन ऐप से मुझे, मतलब जो मुझे सैलरी मिल रही थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा मुझे गूगल दे रहा था। उन ऐप से जो मुझे पैसा आ रहा था उन ऐप्स के उस पे। तो मुझे एक अलग से अलग एक्साइटमेंट भी था कि ये आ रहा है, बट ऐप्स आप एक बार क्या होता है कि आपने लॉन्च कर दिया, फिर वो अपने आप ऐप्स जैसे भी डाउनलोड हो रहे हैं तो आपको पैसा आता रहेगा। तो वो चीज़ चल रही थी और उस बीच मेरी कंपनी में भी मुझे काम था, तो मैं अपने काम पे लग गई। तो मैंने ऐप्स बना के मतलब डाल दिए थे प्ले स्टोर पे। अब उस पे मैं कुछ ज़्यादा उसमें नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास काम हो गया था। इस बीच गूगल का मेल आया था और मेल में उनने कुछ, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई थी गूगल की, तो मुझे ऐप्स को अपडेट करना था विथ न्यू पॉलिसीज़, जो कि मैंने मिस कर दिया। और वो एक टाइम देते हैं, लाइक 3 वीक्स के अंदर आपको करना है, या 3 वीक्स का टाइम था, और उस बीच मैंने वो चेक ही नहीं किया क्योंकि कंपनी में मुझे इतना टाइम हो जाता था शाम को रात तक जाते वक़्त कि मैंने वो चीज़ चेक ही नहीं की। कंपनी में आप मेल्स वगैरह आप इतना एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैंने वो चीज़ चेक नहीं की और इसकी वजह से मेरा जो वो गूगल अकाउंट था, क्योंकि एक सिंगल अकाउंट में ही मैंने 30 ऐप्स पूरे बना रखे थे, तो वो पूरा गूगल अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया। तो ये एक मेरा फिर से एक अगेन एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिस चीज़ के लिए मैंने शायद 1 साल तक मेहनत की, इतना अपना एफर्ट डाला, जो कि बहुत अच्छा मुझे पैसा भी दे रहा था, वो 1 दिन में, सिर्फ़ 1 दिन का था और 1 दिन में वो सारा सस्पेंड हो गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, तो अब या तो ऑप्शन था कि मैं जो कर रही हूँ कंटिन्यू अपने जॉब में, या तो मैं वो करूँ, या तो फिर मैं ये सोचती बैठूँ कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि ना मेरे, मैं जिस भी चीज़ में ट्राई कर रही हूँ वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो नेक्स्ट जो मेरा वहाँ से मैंने चीज़ें सोची, तो नेक्स्ट मेरा ट्रांज़िशन था कि मैं कंपनी चेंज करूँगी। अगर मेरा इस कंपनी में वीज़ा नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरी कंपनी में जाऊँगी, और दूसरी कंपनी में मैं एक हायर पैकेज पे गई। मैंने कंपनी चेंज की और मैंने उस कंपनी को भी वही कहा कि मुझे बाहर कहीं जाना, मतलब विदेश ही जाना है और वहाँ से मुझे एक्स्ट्रा। तो कंपनी ने मेरा जर्मनी का वीज़ा लगाया और मेरा जर्मनी में हो गया। तो मैं जर्मनी चली गई और जर्मनी में मैंने वर्क स्टार्ट किया। पहले तो मैंने, मेरी जिस कंपनी ने मुझे भेजा था उनके लिए ही मैं वर्क कर रही थी, और फिर जर्मनी में मैंने अपनी जॉब जो है वो चेंज की। मुझे इस टाइम पे जो माइक्रोसॉफ्ट की चाइल्ड कंपनी है वहाँ से जॉब मिला। मुझे 1.5 करोड़ का पैकेज का, ईयरली पैकेज की जॉब मिली वहाँ पर। तो मुझे 1.5 करोड़ और जो अदर फैसिलिटीज़ हो सकती है कंपनी की, जर्मनी एक बहुत ही एम्प्लॉयी फ्रेंडली कंट्री मानी जाती है, तो उनने मुझे, क्योंकि मैं मैनेजर सीनियर लेवल पे थी, तो मुझे उन्हें कार भी दिया था और पैकेज अलग था 1.5 करोड़ का। तो जर्मनी जाने के बाद मुझे वहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रही थी जॉब, लेकिन बैक ऑफ द माइंड स्टॉक मार्केट तो हमेशा था और पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया था। तो उसमें ये हुआ कि मुझे मेरा जो ब्रोकर था ऐसे वहाँ से मुझे कॉल आया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वो कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सेशन जैसा 2-3 घंटे का। तो मैंने सोचा ठीक है मैं अटेंड कर लेती हूँ, मुझे पता तो है ही थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट, तो मैंने वो सेशन अटेंड किया। तो मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पता चला और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो उसमें भी मेरा फंडा वही क्लियर था कि मुझे अगर 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 100 रुपए या 150 रुपए से ज़्यादा उसमें लॉस नहीं करना है। मतलब मेरी सैलरी तब बहुत ज़्यादा थी, पर उसके बाद भी मैं चाहती तो मैं सोच सकती थी कि मैं रातों रात, मतलब मैं इस पैसे को डबल कर लेती हूँ ये, बट मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था, क्योंकि मैंने शायद हमेशा से ये देखा था कि पैसा कमाना आपकी एक कंसिस्टेंट जर्नी है, मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाय लक आपको पैसा मिल जाएगा। पैसा कमाने के लिए आपकी वो मेहनत होनी चाहिए। तो मैंने फ्यूचर में करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि जो लॉस होते हैं, वो लॉस को क्या कवर करने का कोई तरीका नहीं है? कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं? तो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, बड़े बिग प्लेयर्स जो मार्केट में वो कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तब मुझे पता चला कि हम जो फ्यूचर्स करते हैं, फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं, उसके लिए आप कोई कवर्ड कॉल्स ले सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके पोज़ीशन को। जैसे कि आपने कोई भी स्टॉक लिया, उसका आप एक कवर्ड कॉल ले लो, तो अगर आपका स्टॉक नीचे भी जा रहा है, तो आपने, अगर अब वो कवर्ड कॉल है, आपने कॉल सेल किया है, तो वो आपका प्रॉफ़िट देगा। तो ये एक नई चीज़ पता चली
और ये मेरा एक ऑप्शंस से इंट्रोडक्शन हुआ कि ऑप्शंस क्या होता है, जिसमें मैं आज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करती हूँ। और ऑप्शंस मेरा इंट्रोड्यूस उस पॉइंट पे हुआ जब मैंने अपने फ्यूचर्स वाले जो स्टॉक थे उनको हेज करने के लिए ऑप्शंस के बारे में जाना। फिर मुझे जैसे ही ऑप्शंस के बारे में पता चला, फिर मैंने ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत स्टडी की, क्योंकि मेरे अंदर जो वो सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ थी वो हमेशा से थी। मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी के पास मतलब सीखने नहीं जाती थी। मैं चीज़ों को बार-बार पढ़ती थी, करके देखती थी कि एक चीज़ क्या होती है, और उससे मुझे पता चला कि ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ऑप्शंस में अगर हम बाइंग की जगह सेलिंग करें, तो सेलिंग में आपको पैसा भी मिल सकता है, प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो बाइंग, सेलिंग है जो भी ऑप्शंस में हो सकता है। फिर यहाँ पर टाइम आया कि क्योंकि मैं जर्मनी में थी, तो जर्मनी में ये था कि टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा था। मतलब इंडियन मार्केट, जब जर्मनी का रात के मतलब बहुत 3:30 बज रहे होते थे, तब इंडियन मार्केट ओपन होता है। तो जॉब के साथ उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि रात को 3:30 बजे आपको उठना पड़ेगा और उठ के फिर आपको इंडियन मार्केट में काम करना, मतलब जो भी आप कर रहे हैं ट्रेड करना पड़ेगा। और फिर आपका ऑफिस टाइमिंग्स आपका 8:30 से स्टार्ट हो जाता है। तो जो ऑफिस के साथ जो ये टाइम हो रहा था, ये बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं ओवरलैप हो रहा था या जम नहीं पा रहा था। और मैं कोई भी, मतलब मैं अगर कोई काम करती हूँ, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो ऑफिस के वर्क में हो, मैं उसे ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से करना चाहती हूँ। तो मुझे ये नहीं था कि मैं इसकी वजह से अपने ऑफिस के काम को इम्पैक्ट करूँ, या ऑफिस के काम नहीं करके मतलब इस पे मैं करूँ तो फिर ये वाले पे टाइम। तो मुझे कोई बीच का रास्ता ढूंढना था। और बीच का रास्ता ढूंढने पे मुझे पता चला कि लाइक अगर मैं कोई दूसरी कंट्री जाती हूँ, फॉर मतलब अगर मतलब मुझे ऑस्ट्रेलिया का पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में जो टाइम डिफरेंस है वो 5.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो 5.5 घंटे में जब तक मतलब वहाँ के ऑफिस टाइम खत्म होंगे, तब हमारा इंडियन मार्केट ओपन होगा। तो मुझे वो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। तो जर्मनी से मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल गई, और मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मैंने जॉब अपनी कंटिन्यू की, और जॉब के साथ मेरा जो स्टॉक मार्केट है वो भी साथ ही साथ चलता रहा। और क्योंकि मैं सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे से उठ जाती हूँ, 7 बजे से मेरा काम मतलब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद 3 बजते-बजते जब इंडियन मार्केट हमारा ओपन होता है, तो वहाँ पर मेरा बेसिकली मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करती हूँ स्टॉक्स, जो भी मैं अपने ऑप्शंस पे, और अपना मैं पूरा 100% उसमें दे पाती हूँ स्क्रीन टाइम। तो उससे मुझे काफ़ी लर्निंग इस वजह से भी हुई, मैं प्रॉफिटेबल भी हुई। तो मैं इस पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो मुझे शायद सैलरी भी मिल रही है, अभी मेरी 2 करोड़ से ऊपर की सैलरी एनुअल पैकेज है। तो काफ़ी लोग को ये लगेगा कि इतना पैकेज है, फिर मैं स्टॉक मार्केट में क्यों कर रही हूँ, या स्टॉक मार्केट में मैं अर्न कर रही हूँ, तो ये क्यों कर रही हूँ? तो क्योंकि मैंने जो चीज़ बताई कि मैं पहले से ही ऐसा कभी नहीं था कि मैं ये काम कर रही हूँ इसलिए इसके लिए मैं ये काम छोड़ दूँ। अगर मैं उस चीज़ को मैनेज कर पा रही हूँ, और एज़ अ फीमेल या महिलाएँ जो मैं मुझे लगता है कि वो हमेशा से ही, मुझे लगता है वो मल्टीटास्किंग कर पाती हैं। क्योंकि उनके पास, चाहे वो एक हाउसवाइफ़ हो, चाहे वो एक वर्किंग हो या कोई भी हो, वो अपना घर का भी देखती है, बाहर का भी देखती है, तो ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करती है। और मैंने तो बहुत मतलब अर्ली एज में ही, बचपन से ही सीख लिया था कि मेरी स्टडीज़ भी मुझे करनी है, पढ़ाना भी है। तो मैंने जब जॉब के साथ ये स्टार्ट किया, तो मेरे किसी भी पॉइंट पे मुझे ये नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए सिर्फ़ इस चीज़ के लिए। आज मेरा जो स्टॉक मार्केट का प्रॉफ़िट है, वो मेरी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है। पर मैं इसकी वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, ये मैं नहीं कर सकती। शायद अभी तो फ़िलहाल नहीं कर सकती। शायद जिनके पास बहुत पैसे हों, या वो करते होंगे कि आप, उनने पूरा स्टॉक मार्केट में कर लिया अपना, बट मैं अभी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी जॉब के साथ अपना स्टॉक मार्केट भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी तक जैसे कि मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी और ट्रेडिंग लाइफ की जर्नी से सीखा है, उससे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जिसमें से एक है कि आप पहली बात तो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका हार्ड वर्क चाहिए। और दूसरी बात, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले से देखी है। जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, आप और नई चीज़ों के लिए इनोवेशन कर सकते हैं, और नई चीज़ें आप दिमाग में ला सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे, तो आप बेसिकली आप शायद जो आपकी ग्रोथ है, वो कहीं न कहीं रुक जाएगी।
और मुझे एक चीज़ और भी लगती है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि आपके पास 24 आवर्स है, जिसमें से 16 आवर्स आप काम कर सकते हैं। 8 आवर्स के अगर आप सोते हैं तो वो है। तो 16 आवर्स में अगर आप अपने उस 16 घंटे को मतलब प्रोडक्टिवली यूज़ करें कि आपको पता हो कि आप क्या-क्या करना चाहते हैं, तो शायद आप अपनी लाइफ में ग्रो ही करेंगे, आप कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और क्योंकि अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम हो जाता है ना, तो आप ये मतलब हम ह्यूमन्स के साथ प्रॉब्लम ही है कि हम हमेशा गलत चीज़ों की तरफ या नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मैंने हमेशा से ये किया है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। अगर मुझे कोई कहता है कि तुम्हें सुबह कोई काम नहीं है, ट्रेडिंग तो इतने बजे स्टार्ट होगी, तो तुम खाली बैठ जाओ 6 घंटे, तुम्हें जॉब करने की क्या, पर मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो मैं अपना वो जो 16 घंटे है, उसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ ताकि मैं और इससे मुझे नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मुझे एक चीज़ और पता चली कि लाइफ में आप कभी भी कुछ भी सीखते हो, तो वो आपको कभी ना कभी वो चीज़ काम आती है। और ट्रेडिंग में जो भी कर रहा है, स्टॉक मार्केट में जो भी है, उसे मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ, देखिए आप रातों-रात अमीर नहीं बन सकते। वो जो आपका ग्रीड फैक्टर है या जो लालच है, वो आप मत कीजिए इसमें। आप स्टॉक मार्केट को एज़ अ बिज़नेस की तरह देखिए कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और बिज़नेस में कुछ नियम होते हैं, जो आपको फ़ॉलो करने होते हैं, जो आपको मानने होते हैं। आपका एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपका रिस्क आप कितना क्या कर सकते हैं, आपका बिज़नेस अगर इतना ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा, आप कितना लॉस झेल सकते हैं, ये सब आपको बिज़नेस में पता होता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जैसे ही आते हैं, लोगों को लगता है आज मैं पैसा लगाऊँगा और कल मैं अमीर बन जाऊँगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मुझे हमेशा से ही पता था क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मैंने पैसे की वैल्यू बहुत बचपन में सीख लिया था। तो ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में आएँ या सीखें, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, मेहनत हर काम में करनी पड़ती है, पैसा ऐसे ही नहीं मिलता, पैसे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा हमेशा से यही फंडा रहा, अगर मेरे पास 16 घंटे हैं, तो उस 16 घंटे को मैं प्रॉपरली यूज़ करूँ। और उस यूज़ करने में मेरी वो लर्निंग भी हुई है, चाहे मैंने कुछ भी किया हो अपनी लाइफ में, जॉब किया, मैंने ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे डाले, उससे भी मेरी लर्निंग हुई। और सब कुछ वो चीज़ें मेरी कहीं न कहीं हर चीज़ लाइफ में किसी पॉइंट पे जाके आपको काम आती है और वो मुझे काम आ रही है। आज मैं मल्टीटास्किंग कर पा रही हूँ, मैं जॉब भी कर पा रही हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी एक्सेल कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये मतलब जो कि मेरी जर्नी से भी काफ़ी रिलेट करती है और शायद मैंने हमेशा से ये चीज़ फ़ॉलो की है। एमएस धोनी मूवी का एक डायलॉग है उसमें कि जब वो कहते हैं, जब धोनी काइंड ऑफ डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि लाइफ में हर टाइप की बॉल्स आएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पिच पे बने रहना है, क्योंकि अगर आप पिच पे हो तो आपका स्कोरबोर्ड ज़रूर बढ़ेगा। और ये चीज़ मैंने हमेशा फ़ॉलो की है, चाहे मेरे लिए ये चीज़ वर्क ना करे, अगर मेरा वीज़ा नहीं लगा, मेरे ऐप्स सारे सस्पेंड हो गए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ मेरा लक बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया मेरे लक ने। बट मैंने कभी भी वो काम करना छोड़ा नहीं है, मैंने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ मैं हमेशा करती रही हूँ और शायद उस चीज़ का रिज़ल्ट मुझे आज मिल रहा है। आज मैं अपनी सारी लर्निंग जो भी मैंने स्टॉक मार्केट में भी की है, वो भी मैं अपने चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू सबको डिलीवर करती हूँ, जिसे भी उसके बारे में जानना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे शायद लगता है कि जो मैं मेरे वो एफ़र्ट्स हैं, वो मेरे आज काम आ रहे हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उस पे लगे रहो। आप ये मत सोचो कि मेरा लक साथ नहीं देता, क्योंकि मैं शायद लक पे बिलीव करती भी नहीं हूँ कि लक कुछ होता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं लक पे नहीं बिलीव करती कि लक कुछ होता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो और आप अगर किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर सकते हो, अपना 100% देते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक